चलिए इतिहास के एक ऐसे साल में चलते हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। वो साल था 1931। आज हम इसी निर्णायक साल की एक एक घटना को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ ही महीनों के अंदर क्रांति और राजनीति दोनों की दिशा हमेशा के लिए तय हो गई थी। तो ये है 1931 का पूरा घटनाक्रम एक नज़र में। देखिए, फरवरी में चंद्रशेखर आजाद का बलिदान होता है, मार्च में गांधी इरविन समझौता और ठीक उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत। फिर कांग्रेस का ऐतिहासिक कराची अधिवेशन और साल के आखिर में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। मतलब ये साल वाकई तूफानी घटनाओं से भरा हुआ था। साल की शुरुआत देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों के साथ हुई। एक तरफ जेल के दीवारों के पीछे क्रांति की आग जल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वाइसरॉय के महल में बातचीत और समझौते की कोशिशें भी चल रही थीं। सबसे पहले 15 जनवरी को भगत सिंह ने जेल में रहते हुए ही क्रांतिकारी लाला रामसरण दास की किताब ड्रीम लैंड के लिए एक भूमिका लिखी। ये घटना दिखाती है कि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे विचारक और बुद्धिजीवी भी थे। और फिर 2 फरवरी को भगत सिंह ने एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखा, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपील। इस दस्तावेज में उन्होंने पहली बार इतने साफ शब्दों में मार्क्सवाद और एक समाजवादी जन क्रांति के अपने विजन को देश के सामने रखा। महीने का अंत एक बहुत ही दुखद खबर लेकर आया। 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ अपनी आखिरी सांस तक लोहा लिया और मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। फिर आया 5 मार्च का दिन, जब भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। महात्मा गांधी और उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौते पर दस्तखत हुए। ये एक ऐतिहासिक समझौता था, क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस समझौते के बाद देश में एक अजीब सा माहौल था, जहां एक तरफ हमने अपने सबसे बड़े नायकों को खोया, वहीं दूसरी तरफ आजाद भारत की नींव रखने वाले कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पास किए गए। 23 मार्च की वो शाम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। जनता के गुस्से से ब्रिटिश अधिकारी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में ही फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से उनके पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार कर दिया। इस शहादत का असर पूरे देश में महसूस किया गया। एक तरफ कानपुर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था, जिसमें राष्ट्रवादी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के कई सदस्यों ने इस फांसी के विरोध में वॉकआउट कर दिया। इन घटनाओं के ठीक बाद 26 मार्च को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की। यहाँ गांधी इरविन समझौते को मंजूरी तो दी गई, लेकिन सबसे जरूरी था मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव। ये पहली बार था जब कांग्रेस ने आज़ाद भारत के नागरिकों के अधिकारों का एक साफ खाका पेश किया, जो बाद में हमारे संविधान का एक बहुत अहम आधार बना। अप्रैल के महीने में भारत में ब्रिटिश सत्ता का चेहरा बदल गया। 18 अप्रैल को लॉर्ड विलिंगडन ने लॉर्ड इरविन की जगह भारत के 22वें वाइसराय और गवर्नर जनरल के तौर पर अपना पदभार संभाला। मई में क्रांति की इस मशाल को थामने के लिए एक और वीरांगना आगे आईं। क्रांतिकारी कल्पना दत्त मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व वाले सशस्त्र विद्रोही गुट इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा में शामिल हो गईं। अब साल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो लंदन में हुए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन और भारत में उभर रहे वैचारिक मतभेदों के नाम रहा। इन मतभेदों ने ही भविष्य की राजनीति की रूपरेखा तय की। अगस्त-सितंबर के महीने में बंबई में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पहली मुलाकात हुई। मुद्दा था दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यहाँ दोनों के बीच तीखी वैचारिक असहमति देखने को मिली। गांधी जी को लगता था कि अलग से प्रतिनिधित्व देने से हिंदू समाज बंट जाएगा, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर इसे दलितों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मानते थे। इन्हीं असहमतियों के बीच 7 सितंबर को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी पहुंचे और भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू कर रही थीं। इसी दौरान दुनिया में एक बड़ी आर्थिक घटना घटी। ब्रिटेन ने स्वर्ण मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। अब क्योंकि भारतीय रुपया पाउंड से जुड़ा हुआ था, तो रुपये का भी अवमूल्यन हो गया।
यानी उसकी कीमत गिर गई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में सोना विदेश जाने लगा। उधर भारत में चटगांव में क्रांतिकारी गतिविधियां जारी थीं। मास्टर सूर्यसेन ने कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेदार को यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन बदकिस्मती से हमले से ठीक एक हफ्ते पहले ही कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी उम्मीदों और तैयारियों के साथ जो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, वो आखिर नाकाम क्यों हो गया? चलिए इसकी सबसे बड़ी वजह को समझते हैं। सम्मेलन के फेल होने का सबसे बड़ा कारण था अल्पसंख्यकों, खास तौर पर दलित वर्गों और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पर किसी भी तरह की सहमति का न बन पाना। इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सका और 1 या 11 दिसंबर को यह सम्मेलन पूरी तरह से विफल होकर समाप्त हो गया। इस साल की राजनीतिक उठापटक के बीच एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने पर पड़ना था। और वो घटना थी एक जनगणना, जिसका सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये था कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52% आंकी गई थी। जी हाँ, साल 1931 में ब्रिटिश भारत की आखिरी आधिकारिक जाति आधारित जनगणना हुई। यह ऐतिहासिक रूप से इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों बाद 1980 में जो मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, उसका मुख्य आधार इसी जनगणना के आंकड़े बने थे। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।